Hello students, this is lecture number 4 on the topic, particularly again on the topic is collection of data. Okay, collection of data के लिए बेटा this is your lecture number 4. Okay, now particularly इस lecture में we will be seeing what are the types of question. Now what are the types of question as you can see बेटा सबसे पहला type of question आपके सामने क्या है we have simple alternative question. कौन सा क्वेश्चन है अपने पास सिंपल सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन। अल्टरनेटिव क्वेश्चन. तो सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन का क्या मतलब होता है या तो उसका एक ऑप्शन यस या तो नो या तो उसका ऑप्शन आ सकता है आई एग्री या तो आई डिसएग्री. सो सिंपल अल्टरनेटिव में आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस आएंगे इधर यस और इधर नो. दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन. ओके, सो ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज simple alternative question. Now coming to second type of question that is multiple choice question. Second question कौन सा था students? That was मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। multiple choice. अब multiple choice में देखो बेटा इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है. यहाँ पे आपको सिर्फ दो ऑप्शंस मिल रहे थे and that's why it was known as alternative question. पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्या होंगे दो से ज्यादा ऑप्शंस होंगे जैसे सपोज ए बी सी डी ई इससे ज्यादा ऑप्शन. नाउ द पर्सन हैज टू चूज कि उसको ए ऑप्शन के साथ जाना है उसको बी ऑप्शन के साथ जाना है उसको सी ऑप्शन के साथ जाना है कि उसको डी ऑप्शन के साथ जाना है कि उसको ई ऑप्शन के साथ जाना है. दैट द पर्सन हैज टू चूज. ओके, चलो वो तो हो गया सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन. क्या बोला कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन. नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन कि आपके पास इसका एक स्पेसिफिक आंसर होगा. सपोज अगर मैंने लिखा क्लास, अब क्लास के लिए मैंने ऑप्शन नहीं दे के रखा है. यहाँ पे आपके पास दे दिया नेम. अब नेम के लिए कोई मैंने ऑप्शन नहीं देखा रखा है. जो आपका नेम होगा वहां पे आप स्पेसिफिक आंसर लिखोगे ही लिखोगे. सो दीज आर स्पेसिफिक क्वेश्चन जिसका आंसर स्पेसिफिक ही होगा. कि अगर नेम लिख लिया क्लास लिख लिया, आप सपोज मेरी क्लास 11th है या क्लास 12th है तो वो वहां पे स्टूडेंट मेंशन करेगा. तो इसके लिए कोई ऑप्शंस नहीं दे रहे हैं. वी आर गिविंग यू द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन विल गिव यू स्पेसिफिक आंसर. ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन क्या था बेटा? ओपन एंडेड क्वेश्चन. व्हाट इज ओपन एंडेड? जिसके आंसर्स बहुत सारे आ सकते हैं. क्यों आ सकते हैं? क्योंकि हर एक का व्यू पॉइंट इस पे एक्सपेक्ट करा है. अब जैसे यहाँ पे पूछा गया है हाउ कैन प्राइस इन इंडिया बी कंट्रोल. अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ कैन यू कंट्रोल द प्राइस. अब अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो प्राइस को तो आप कैसे कंट्रोल करोगे? हाउ कैन आई कंट्रोल द प्राइस? सपोज दिस इज द क्वेश्चन गिवन बाय द पर्टिकुलर पर्सन. तो सबके इसमें अलग अलग आंसर आ सकते हैं. मेरा एक अलग आंसर होगा, हो सकता है अरमान का एक अलग आंसर होगा, हो सकता है सौम्य का एक अलग आंसर होगा. सो दीज आर नोन एज ओपन एंडेड. और सबके सही भी आएंगे, ऐसा नहीं कि हर एक का गलत आंसर आ सकता है. ओपन एंड क्वेश्चन में बेटा यही चीज आती है कि यू कैन गेट इट बाय एनीवन एल्स. आपके आंसर जो भी आएंगे वो मैच भी कर सकते हैं और हो सकता है कि सपोज जो मैंने आंसर दिया वही अरमान ने दिया हो, वही सौम्य ने दिया हो. तो ऐसा भी हो सकता है. ओके, ओपन एंड क्वेश्चन समझ में आया बेटा? यस सर। चलो, तो ये चार टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए. एक बार आप इस रिव्यू दिखा लेता हूँ. सी कलेक्शन ऑफ डाटा का लेक्चर नंबर 4. इसमें सिंपल अल्टरनेटिव में क्या होंगे? ऑप्शंस होंगे यस या नो या फिर एग्री या डिसएग्री, व्हाटएवर इज द एग्जामिनर सेटिंग. फिर उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर क्या होंगे? ऑप्शंस दिए होंगे और पर्सन को सिलेक्ट करना पड़ेगा. फिर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या होगा बेटा? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में आपके पास क्या दिए रहेंगे? स्पेसिफिक क्वेश्चन. सपोज नेम है, क्लास है, सो देयर विल बी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट. एंड लास्ट इट विल बी ओपन एंड क्वेश्चन. ओपन एंड क्वेश्चन में कोई से भी आंसर्स आ सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन दी person who is answering the question. क्लियर हो गया ओपन एंड क्वेश्चन? यस सर। चलो, नाउ मूविंग ऑन टू द पेज नंबर 29. देखो एक 29 पे आपको एक क्वेश्चनर बना के दिया हुआ है. क्वेश्चनर दिख रहा है आपको 29 पेज पे?
बॉक्स Yes, के sir. अंदर क्वेश्चनेयर बना के दिया है। नाउ क्वेश्चनेयर अपन ने पहले ही समझ लिया है, क्वेश्चनेयर इज सेट ऑफ क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड बाय द रिस्पोंडेंट। जो रिस्पोंडेंट होगा वो पूरे क्वेश्चनेयर को फिलअप करेगा। जैसे यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम, फिर एज, फिर फैकल्टी इज आर्ट कॉमर्स और साइंस, वो कौन सा स्टूडेंट हुआ, फिर नेम ऑफ द स्कूल एंड कॉलेज काम का आ गया, फुल नेम एंड एड्रेस आ गया, फादर्स का ऑक्यूपेशन, इनकम। अब ये जो सर्वे करा है उसने निकाला है मंथली इनकम और मंथली एक्सपेंडिचर से, सो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। और सारे देखो, सारे के सारे इसमें कौन से क्वेश्चंस हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बस, इज योर मंथली इनकम इनफ फॉर यू, दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 10। Yes, sir. तो वो लिखा हुआ है यस और नो, ये कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, Sir, अल्टरनेटिव yes. क्वेश्चन। सिंपल अल्टरनेटिव। ओके, अब इसमें नीचे लिखा है इफ योर मंथली इनकम इज नॉट इनफ हाउ डू यू प्रपोज टू इंक्रीज इट। अब ये कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर Sir, 11। open end question. ओपन एंड, Sir, सब open end. आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, कैन यू सेव एनीथिंग फ्रॉम योर मंथली इनकम, इफ यस अंडर विच ऑफ द अबव नोटेड हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर यू Sir, कैन। multiple choice. मल्टीपल चॉइस नहीं, यहाँ पे देख ओपन एंड हुआ ना, सबके अलग अलग आंसर आ सकते हैं, ऊपर जितने भी हेड है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है उसका आंसर डिफरेंट हो। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेटा आप तब बोल सकते हो जब उसके लिए कोई ऑप्शन दिया हो। यहाँ पे इसमें कोई ऑप्शंस दिख रहे हैं तुझे, एनी ऑप्शंस No, आर sir. मेंशन्ड? तो नो ऑप्शंस आर मेंशन्ड, तो यहाँ पे एमसीक्यूज नहीं है। तो नहीं ये हो गया क्वेश्चनेयर ड्राफ्टिंग, हो गया क्वेश्चनेयर, समझ में आया। Yes, sir. Yes. पेज नंबर 30 पे। Now coming to page number 30 बेटा, I will be moving on to the next frame, तो आपको एक नया फ्रेम दिख जाएगा। Now what is pilot survey? पायलट सर्वे का मतलब क्या है यहाँ पे, बताओ मुझे। सर कोई भी ट्रायल करना कुछ भी चीज का। तो कुछ भी चीज का ट्रायल अगर आप ले रहे हो बेटा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पायलट सर्वे। क्या इसका इम्पोर्टेंस है इस वाले में, क्यों हम पायलट सर्वे करवाते हैं। जैसे मान के चलो आपको क्वेश्चन है, मतलब आपको सर्वे कंडक्ट करना है बहुत लार्ज लेवल पे, जैसे सेंसस की बात कर लो, सेंसस कलेक्ट करने जा रहे हो, तो पता तो चले कि जो क्वेश्चनर आपने बनाया है क्या वो सही बना है कि गलत बना है। तो वो जो क्वेश्चनर बना हुआ आपके सामने आएगा बेटा, उसको अपन जानेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ पायलट सर्वे। अब इसमें होता क्या है, जो क्वेश्चनर आपने बनाया है पहले उसको टेस्ट किया जाता है एक स्मॉल प्रोपोर्शंस ऑफ, या फिर उसको बोला जाता है सैंपल पे, स्मॉल प्रोपोर्शन या स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। ओके, नॉट वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ओनली सम नंबर ऑफ पीपल पे इसको यूटिलाइज किया जाएगा। तो इसका मेन पर्पस क्या हुआ बेटा, इसका मेन पर्पस यही हुआ कि हियर इट विल बी यूज्ड, where here it will be used not on a large sum of people, only it will be used as a sample on some people। अब वो जो क्वेश्चनर अपन सैंपल में मतलब उनको हम यूज करेंगे, उसका फायदा क्या होगा, सबसे पहले इट विल हेल्प अस टू नो द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन। क्या हेल्प करेगा बेटा अपने को, ये हेल्प करेगा क्वालिटी असेस करने में। ठीक है, क्वालिटी असेस करने में किसकी, अपने क्वेश्चनर की, कि हमने जो क्वेश्चनर बनाया है क्या वो सही में सही बना है, सही क्वालिटी का है। सेकंड, इसमें हेल्प होगा, इट विल हेल्प अस टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ एन्यूमरेटर। जो एन्यूमरेटर इंफॉर्मेशन निकालने जा रहा है वो क्या सही से निकाल पा रहा है इंफॉर्मेशन कि नहीं निकाल पा रहा है। तो ये आपको पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ पायलट सर्वे। ओके, पायलट सर्वे बता पाएगा कि एन्यूमरेटर का काम सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर आ जाते हैं अपन थर्ड पॉइंट पे, इट विल हेल्प अस टू डिजाइन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या करेगा कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस चाहिए किसके लिए अपने को, फॉर द एन्यूमरेटर, कि आपको कौन से इंस्ट्रक्शंस देने हैं वो अभी डिसाइड कर लो। आपको जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो अभी डिसाइड कर लो, क्योंकि जैसे ही आप मेन सर्वे पे जाओगे तो वहां पे हम गलती एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद फोर्थ क्या होगा, इट विल हेल्प अस टू नो द कॉस्ट। क्यों, अब जैसे मुझे लगा कि 10 लोगों पर मैंने सर्वे करा
और 10 लोगों के सर्वे का कॉस्ट जो आया मेरे पास क्या आया, सपोज मान के चलो 10 लोगों का सर्वे का कॉस्ट आया 200 रुपए। अब 10 लोगों को सर्वे करने पे मेरे को 200 रुपए का कॉस्ट झेलना पड़ा, तो वहीं मैं जब 10,000 पे जाऊंगा तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं प्राइस डिसाइड करूंगा कि भैया इतनों लोगों को सर्वे करने के लिए मुझे 200 रुपए लग गए, तो जहाँ 10,000 का सर्वे करने जाऊंगा तो इतना कॉस्टिंग मेरे को लग जाए। तो ये हेल्प अस, इट विल हेल्प अस टू नो दी कॉस्ट एज वेल एज टाइम रिक्वायर्ड फॉर फाइनल सर्वे। ओके, ये किसके लिए हेल्प करेगा, आपके कॉस्ट और टाइम निकालने के लिए जो फाइनल सर्वे में लगे। आई बात समझ में, इसको अपन बोल सकते हैं ट्राई आउट सर्वे, इसको बोलते भी बेटा पायलट सर्वे को क्या बोलते हैं अपन, बोलो क्या बोलते हैं पायलट सर्वे को? ट्राई आउट सर्वे। ट्राई आउट सर्वे। ये बताएगा कि आपने जो क्वेश्चनेयर बनाया है या जो सर्वे आप बनाने जा रहे हो वो क्या आपको हेल्पफुल है कि नहीं है। अगर हेल्पफुल है तो कैसे हेल्पफुल है, और अगर डिसएडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी आपके सामने आ जाएंगे। क्लियर विद दिस? यस सर। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। ओके, दिख रहा है थर्ड पॉइंट, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। यस सर। दिख रहा है कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो अब आ जाते हैं इस वाले पॉइंट पे। अब भैया सेकेंडरी डाटा के बेटा दो चीजों से आप सेकेंडरी डाटा ले सकते हो। पहला तो आपको दिख रहा होगा पब्लिश्ड सोर्सेस, और दूसरा क्या दिख रहा है बेटा, अनपब्लिश्ड सोर्सेस। तो पब्लिश्ड मतलब जो नेट पे है या न्यूज़पेपर पे अवेलेबल है या कोई मैगजीन आ रही हो या कोई जर्नल्स आ रहे हो, तो ये कौन सी चीजें होगी बेटा, दीज आर पब्लिश्ड सोर्सेस। मतलब देखो अब उसके नीचे एग्जांपल दिए हुए हैं पब्लिश सोर्सेस के नीचे, तो मैं एक एक करके यहाँ पे समझाता जाऊंगा। तो जो पब्लिश सोर्सेस, सबसे पहला क्या बोला, गवर्नमेंट पब्लिकेशन। गवर्नमेंट भी तो बहुत सारे पब्लिकेशंस डालती रहती है, अपने इशू करती रहती है। टेक फॉर द एग्जांपल सेंसस, ये भी क्या एक पब्लिश सोर्स है डाटा गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट हर बार इसे पब्लिश करती है टू टेल अबाउट द रिपोर्ट। और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज बेटा अपने हिसाब से कोई रिपोर्ट पब्लिश करती है, जैसे आरबीआई हुआ, जैसे आपके अदर मिनिस्ट्रीज हुई, तो दे आर आल्सो पब्लिशिंग द इंफॉर्मेशन। ओके, तो गवर्नमेंट पब्लिकेशन इज अ सोर्स जहां से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो। ओके, जहां से आप क्या कर सकते हो, डाटा कलेक्ट कर सकते हो। ओके, सेकेंड इज सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। हाँ बेटा, एनीवन डाउट? नो सर। ओके, नाउ सी सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन का मतलब क्या होता है, एनीवन नो व्हाट इज सेमी गवर्नमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल? चलो गवर्नमेंट पब्लिकेशन तो समझ में आएगी, जो गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस रन करते हैं, उनको अपन मानेंगे गवर्नमेंट पब्लिकेशन। बट जो सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन है बेटा, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस वो बॉडीज हैं जो अगेन डाटा रिवील करती हैं, किससे रिलेटेड, रिलेटेड टू योर पर्टिकुलरली, इसमें लिखा हुआ है देखो, सेमी गवर्नमेंट बॉडीज सच एज म्युनिसिपलिटीज एंड मेट्रोपॉलिटन, आपकी ये आईएमसी इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये भी क्या हो जाएगी, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। दे पब्लिश डाटा रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ, बर्थ एंड डेट। दीज डाटा आर आल्सो फेयरली रिलायबल एंड यूज। जैसे अगर मुझे पता करना हो कि इस मंथ में इंदौर में कितने नंबर ऑफ बर्थ हुए हैं और कितने नंबर ऑफ डेथ हुई हैं, तो सीधा मैं जाऊंगा कौन से ऑफिस, इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस, और क्या हो जाएगा, आई विल बी एबल टू गेट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू नंबर ऑफ बर्थ एंड नंबर ऑफ डेथ इन इंदौर, क्योंकि उनके पास पूरा रिकॉर्ड उसका होगा। फिर आ जाती है बेटा रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस। अब देखो, जो गवर्नमेंट है वो कमिटीज और कमीशंस बना के रखती है, कहाँ के लिए बना के रखती है, फॉर टेकिंग मेजर डिसीजंस। जैसे सपोज एजुकेशन कमीशन बना के रखी, या एक कोई कमिटी बना के रखी, प्लानिंग कमीशन बना के रखी, फाइनेंस कमीशन बना के रखी, तो ये सारी कमीशंस भी जो है ना बेटा, वो भी अपना क्या करती हैं, रिपोर्ट्स देती हैं, वो भी अपनी रिपोर्ट सैंक्शन करती हैं, कमिटीज एज वेल एज कमीशन। ओके,
तो ये भी आपकी रिपोर्ट्स, अगर मेरे को सपोज किसी भी कमीशन की रिपोर्ट चाहिए तो ये कमीशन की आप वेबसाइट पे जाइए या उस कमिटी की वेबसाइट पे जाइए, यू विल बी एबल टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर, बिकॉज वो रेगुलर वे में इसको पब्लिश करती है। फिर आ जाता है बेटा पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। नाउ व्हाट आर ट्रेड एसोसिएशन, बताओ मुझे, एनीवन, व्हाट इज ट्रेड एसोसिएशन? बोलो सौम्य एंड अरमान, व्हाट इज ट्रेड एसोसिएशन? कहाँ चले गए अरमान? ट्रेड एसोसिएशन क्या होती है, बताओ बेटा। Suppliers सर supplies goods from हाँ, सप्लायर्स की एसोसिएशंस one. होती है, हाँ। फिर Sir, बताओ आगे। suppliers की जो association. तो बेटा ये सारी क्या हो गई, दीज आर योर ट्रेड एसोसिएशन। अब ये जो ट्रेड एसोसिएशंस आपके सामने आएंगी, ये भी क्या करेंगी, ये भी अपना डाटा पब्लिश करेंगी। जैसे टेक द एग्जांपल ऑफ इल्वा, अभी आप जैसे स्कूल में पढ़ ही रहे हो, सो इल्वा इज आल्सो एसोसिएशन, इट इज इंदौर लोहा व्यापारी एसोसिएशन। तो उसके भी जर्नल्स आते होंगे, वो भी अपना जर्नल पब्लिश करता होगा कि ये चीजें अपने को चाहिए, ये चीजें आपके अपने पे आएंगी। So this is what, these are your publications related with trade associations. फिर आ जाते हैं, next is publication of research institution. Okay, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, research institutions क्या हो गया बेटा, एग्जाम्पल दो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के पब्लिकेशंस के। सर जो रिसर्च सेंटर होते हैं, जैसे एग्जाम्पल सर इंडियन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। चलो एक और मैं अभी रिसेंट एग्जांपल पे लेता हूँ, इसरो का। अपन सबने चंद्रयान के बारे में पढ़ा था, अभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा, चंद्रयान 2 का मिशन। तो वो सारी रिपोर्ट्स क्या हो रही थी, सारी रिपोर्ट्स चंद्रयान ने, इसरो ने पब्लिश करी थी, तो जाके अपने को पता चली। अगर वो पब्लिश ही नहीं करता तो क्या अपने को इन्फॉर्मेशन आती क्या? नो सर। तो वो भी एक तरह का रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो अपनी इंफॉर्मेशन पब्लिश करता है, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन उसके सामने आई है दैट इज टू बी गिवन टू दी पर्सन। फिर आ जाओ बेटा, नेक्स्ट इज जर्नल्स एंड पेपर्स। क्या बोला, जर्नल्स और पेपर्स क्या है, बताओ मुझे, जर्नल्स और पेपर्स का क्या यूज है? सर उससे इंफॉर्मेशन मिलती है। न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स, वहां से भी तो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते ही हो ना। आज अगर मुझे न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन दिखी तो वो तो पब्लिश हो गई ना, पर उस इंफॉर्मेशन को अब मैं अपने सर्वे में यूज कर सकता हूँ, अब अपनी रिपोर्ट में यूज कर सकता हूँ। तो वो न्यूज़पेपर और जर्नल क्या कर रहा है, अगेन दैट इज हेल्पिंग इन जनरेशन और हेल्पिंग इन गेटिंग द इंफॉर्मेशन, पर वो सेकेंडरी हो जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी आ चुका है, अब मैं उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ। फिर बेटा है पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स। तो व्हाट आर रिसर्च स्कॉलर्स, बताओ मुझे, सुना है ये वर्ड रिसर्च स्कॉलर्स? कौन होते हैं रिसर्च स्कॉलर्स? जो बेटा रिसर्च करते हैं एक टॉपिक पे, जैसे मान के चलो अगर आपने सुना हो पीएचडी होल्डर, सुना है व्हाट इज पीएचडी होल्डर्स? सर अरे सुना है। पीएचडी डिग्री सुनी है? यस सर सुना है। तो पीएचडी कोई पर्सन अगर करता है तो उसको भी बहुत रिसर्च करनी पड़ती है और उसको अपना रिसर्च वर्क सबमिट करना पड़ता है एज अ रिसर्च स्कॉलर। तो उसके पब्लिकेशंस अवेलेबल होते हैं, वो अपनी रिसर्च के आइडियाज पूरे वहां पे शेयर करता है। सो दिस इज द वर्क ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स। उनका वर्क भी आपके सामने यूज हो सकता है। सपोज कल आपको काम दिया जाए कि ये सब चीजें करके आना, ये रिसर्च आपको करनी है, पर किसी और रिसर्च स्कॉलर ने पहले ही वो रिसर्च करके रखी है, तो मैं उसकी रिपोर्ट उठा के अपने पर्पस के लिए यूज कर सकता हूँ। आई बात समझ में? यस सर। और लास्ट में बेटा आपके सामने क्या है, लास्ट में दैट इज इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। नाउ व्हाट आर इंटरनेशनल पब्लिकेशंस? ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड वाइड काम करते हैं, सिर्फ इंडिया में काम नहीं करते, दे आर वर्किंग ऑल ओवर दी वर्ल्ड। जैसे सिंपल है आपका यूएनओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूएचओ,
तो WHO अभी तो कोरोना वायरस की पूरी रिपोर्ट WHO पब्लिश करता रहता है। तो ये सारे क्या है, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं जो अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते रहते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। Yes, इज sir. इट क्लियर? चलो तो अब आ जाते हैं अनपब्लिश सोर्सेज पे। व्हाट आर अनपब्लिश सोर्सेज? अगर ये पब्लिश सोर्सेज थी तो अनपब्लिश सोर्सेज क्या होंगी, बताओ मुझे। सर इंफॉर्मेशन खुद के लिए निकालना। नहीं, देखो अन वर्ड क्या है, क्या वो सबके लिए अवेलेबल है क्या अनपब्लिश सोर्सेज? सर नो बताओ। सर। अनपब्लिश सोर्सेज आर नॉट अवेलेबल ऑन नेट। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपनी इंफॉर्मेशन अपने पास रखती हैं, अपना सर्वे अपने पास रखती हैं, वो शेयर नहीं करती हैं, ना पब्लिश करती हैं। अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अथॉरिटीज से, फिर जाके वो आपके वो इंफॉर्मेशन शेयर करेगी। सपोज मान के चलो मुझे ये पता करना है कि कितने आपके पर्टिकुलरली आपके आर्मी फोर्सेस में कितनी बंदूकें हैं या कितने टैंक्स हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है, दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी कॉन्फिडेंशियल। तो वो पब्लिश तो ना करके रखेगी आर्मी की इतने टैंक्स है अपने पास, इतने वो सब चीजें, नॉट एट ऑल। वो पहले क्या करेगी, पहले पूछेगी, मतलब जो पर्सन है वो आर्मी चीफ से पूछेगा कि आई नीड सर्टेन इंफॉर्मेशन फॉर इन्वेस्टिगेशन। फिर वो आर्मी चीफ के ऊपर है कि भैया उसको अलाउ करता है कि नहीं करता है। तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दीज आर अनपब्लिश्ड सेकेंडरी डाटा, the datas are collected by government organizations and others। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के अलावा और कलेक्ट नहीं करता है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के अलावा भी कलेक्ट करती हैं, गवर्नमेंट भी कलेक्ट करती है और अदर पर्संस भी कलेक्ट करते हैं डाटा, बट फॉर देयर सेल्फ यूज, वो कभी पब्लिश नहीं करते। दीज डाटाज आर नॉट पब्लिश, दीज अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन में बी यूज्ड एज सेकेंडरी डाटा, पर प्रोवाइडेड आपको गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन या गवर्नमेंट उन सबसे परमिशन लेनी पड़े। आई बात समझ में अनपब्लिश सोर्सेज की? यस सर। ओके, पब्लिश सोर्सेज इजीली अवेलेबल होती हैं, चाहे नेट पे चले जाओ चाहे उनकी वेबसाइट पे चले जाओ, तो वो सब इजीली मिल जाएंगी। बट टॉकिंग अबाउट अनपब्लिश सोर्सेज, वो इतनी इजीली नहीं मिलती। क्लियर हो गया? यस सर। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट आर द टू प्रिकॉशंस व्हाइल collecting secondary data, because this will be the last topic, then we will end up। क्या प्रिकॉशंस हैं, अपने को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब हम सेकेंडरी डाटा यूज कर रहे हैं? चलो सोचो क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए। फर्स्ट प्रिकॉशन आपके सामने है, क्या लिखा है बेटा फर्स्ट प्रिकॉशन, टेल मी, बताओ। Sir, ability of collecting मतलब organization. मुझे ये देखना है जो पर्सन या जिस ऑर्गेनाइजेशन ने वो कलेक्ट करी है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन 100% एबल थी उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए, क्या ऐसे ही उसने डाटा कलेक्ट करके रखी है। सो एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले मुझे ये देखना है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये डाटा कलेक्ट करा है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन इतनी कैपेबल है कि वो डाटा कलेक्ट कर सकती है। सो द एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, कि भैया यस इज द ऑर्गेनाइजेशन एबल टू कलेक्ट सच इंफॉर्मेशन और नॉट। अगर वो कलेक्ट कर सकती है तो वो सही है, अदरवाइज आप फिर किसी और पे ट्रस्ट नहीं करो। ऑलवेज सी द एबिलिटी। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को ले रहे हो उस पे ये ध्यान रखो कि इट हैज टू बी व्हाट, it has to be must be able for collecting the information। second बात करूं बेटा, तो सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है, सेकंड इज गिवन ऑन योर नेक्स्ट पेज, दैट इज ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। आप क्यों कलेक्ट कर रहे हो उससे, आपका क्या ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई हो जाता है क्या उससे? अगर हाँ, अगर सेटिस्फाई हो जाता है उसकी डाटा से, सो वेरी वेल, आप उस डाटा को यूज करो। पर अगर आपका ऑब्जेक्टिव ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, सो देयर इज नो नीड टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि one should note the objective of collecting data as well as the scope। Data should be used only if the objective and scope are undertaken
of this study are undertaken earlier matches with the objective and scope of present study. अगर वो मेरे से मैच करता है, उसका भी ऑब्जेक्टिव यही था, मेरा भी ऑब्जेक्टिव यही है फॉर कलेक्शन, तो हम वो डाटा यूज कर सकते हैं. पर अगर वो मेरे ऑब्जेक्टिव से मैच ही नहीं करता, तो देयर इज नो नीड फॉर कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम दैट पर्सन. थर्ड इज मेथड ऑफ कलेक्शन. उसने कौन सा मेथड यूज करा है कलेक्शन के लिए. क्या उसने सेंसस मेथड यूज करा है, क्या उसने पर्टिकुलरली सैंपल मेथड यूज करा है. ये आगे अपन पढ़ेंगे कि सेंसस क्या है, सैंपल क्या होता है. आई विल बी टीचिंग यू इन द अपकमिंग सेशन कि सेंसस मेथड से क्या चीज होती है और सैंपल मेथड से क्या चीज होती है. फिर उसके बाद टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शन. कब कलेक्ट करा है. ऐसा तो नहीं कि 10 साल पहले कलेक्ट करके रख लिया हो तो अब डाटा में बहुत चेंज आ जाएंगे, या फिर उस वक्त कंडीशन ऐसी थी कि वॉर सिचुएशन थी तो डाटा बहुत गलत मिला होगा या डाटा बहुत अलग मिला होगा और अब नॉर्मल सिचुएशन है. तो टाइम एंड कंडीशन देखो कि जब उस पर्सन ने वो डाटा कलेक्ट करा था, दैट शुड बी मेंशन. फिर उसके बाद बेटा फिफ्थ, डेफिनेशन ऑफ यूनिट. जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट उसने लिया है, क्या वही यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपको लेना है. मान के चलो कि यूनिट उसने जो कलेक्शन करा है वो किलोग्राम्स में कलेक्ट करके रखी डाटा, लेकिन आपको ग्राम में चाहिए, तो आपको केजीज को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में. उसने डाटा लीटर्स में लेके रखा है पर आपको डाटा चाहिए मिलीलीटर्स में, तो आपका जो कन्वर्जन है वो लीटर का आपको मिलीलीटर में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा. अगर सेम है, अगर उसने भी ग्राम में कलेक्ट करा है और आपको भी ग्राम में चाहिए तो कोई चेंज की जरूरत नहीं. उसने भी मिलीलीटर में कर लिया है, अपने को भी मिलीलीटर में चाहिए, तो देयर इज नो नीड ऑफ चेंज, कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं. लेकिन अगर उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट अलग है मेरे से, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको चेक करना पड़ेगा. ओके. फिर आ जाते हैं बेटा एक्यूरेसी. आप जरूर चेक करो कि वो डाटा जो उसने कलेक्ट करा है, इज इट एक्चुअली एक्यूरेट, क्या वो सही में एक्यूरेट है और नॉट. अगर नहीं है तो आप उस डाटा को यूज मत करो, और अगर एक्यूरेट है तो उसे आप 100% अपने सेकेंडरी डाटा इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज कर सकते हो. चलिए, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग टुडेज लेक्चर. Do subscribe my channel for further updates on economics. If you like the video, do hit the like button.